हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हमने गुलाम वंश को पढ़ लिया। उसके बाद में फिर आया था खिलजी वंश, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो तीसरा राजवंश आया था, जिसको कि तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है, और उसकी स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। और गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो उसका बेटा था जोना खान, जिसे कि मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है, जिसे आप लोग पागल राजा के नाम से जानते हैं, वो शासक बना। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद शासक बना था फिरोज शाह तुगलक। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो फिरोज शाह तुगलक था, वो जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसका क्या था? चाचा का लड़का था, यानी कि उसका चचेरा भाई था। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तुगलक वंश, जिसके अंदर कि हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो फिरोज शाह तुगलक था, इसका जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहा? वो रहा 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक। अब जो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इससे पहले जो सुल्तान था, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो इसका चचेरा भाई था वो शासक बनता है, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक जो है, उसकी माँ का क्या नाम था? बीबी नैला नाम था। और ये क्या थी? एक राजपूत कन्या थी। एक राजपूत सरदार था रणमल, ये उसकी बेटी थी। और जो इसका पिता था उसका नाम था रजब नाम था, और वो भी उसका दरबारी था मोहम्मद बिन तुगलक का। तो देखिए, उसके बाद ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, उसकी मृत्यु के बाद जो फिरोज शाह तुगलक है, इसका राज्याभिषेक होता है कहाँ पर? ठट्टा नाम की एक जगह है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ इसका राज्याभिषेक हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद ये जैसे दिल्ली लौटता है, और यहाँ पर 1351 ईस्वी के अंदर इसका दोबारा से राज्याभिषेक होता है। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। यानी कि इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था दिल्ली के अंदर। तो ये इसके बारे में होगा कि कैसे राज्याभिषेक हुआ। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इसके सैन्य अभियान कौन कौन से रहे। क्या उनको, जो मोहम्मद, ये जो फिरोज शाह तुगलक है, क्या उसको सफलता मिली है, सफलता मिली? तो देखते हैं इसके सैन्य अभियान। तो इसने देखिए 1353 ईस्वी के अंदर बंगाल पर आक्रमण किया। सबसे पहले बंगाल पर आक्रमण किया। और जो बंगाल का जिस समय शासक था वो कौन था? शमसुद्दीन इलियास शाह नाम था उसका। और आपको पहले भी बताया जा चुका है कि बंगाल के अंदर जो भी सूबेदार या इक़्तिदार होता था, तो वो कुछ ही समय के बाद अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता था, क्योंकि जो कंट्रोल सेंटर था दिल्ली, वो काफ़ी दूर था। तो इसकी वजह से वो अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देते थे। अब बंगाल को जीतने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने अभियान किया 1353 ईस्वी के अंदर। जो इलियास शाह है, उसने वहीं बंगाल के अंदर ही एक किला था, इकदला फोर्ट, वहाँ पर इसने शरण ले रखी थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी प्रयास किया किले पर कब्जा करने का और इसको विजित करने का, लेकिन वो इसके अंदर सफल नहीं हो पाया। और देखिए 2 साल तक ये लगा रहा, लेकिन उसको परास्त नहीं कर पाया। उसके बाद यानी कि 2 साल बाद, यानी कि 1355 ईस्वी में क्या हुआ? ये वापस आ गया दिल्ली, क्योंकि जीत तो पाया नहीं था। उसके बाद इसने कुछ साल के बाद, 4 साल के बाद, यानी कि 1359 ईस्वी के अंदर दोबारा से इसने बंगाल पर आक्रमण किया। अब बंगाल पर आक्रमण किया, उस समय वहाँ पर जो शासक था वो कौन था? जो शमसुद्दीन इलियास शाह था ना, इसका बेटा था एक सिकंदर शाह। तब तक वो वहाँ पर शासक बन चुका था। तो इस समय भी क्या हुआ? जो फिरोज शाह तुगलक है वो फिर से असफल हो गया, वो कोई अधिकार नहीं कर पाया बंगाल पर। तो इस तरह से ये इसकी पहली असफलता थी कि ये बंगाल पर अधिकार नहीं कर पाया था। इसके बाद देखिए, जो दूसरा इसका अभियान था वो था उड़ीसा के अंदर इसने अभियान किया था। उड़ीसा के अंदर एक जगह है जाजनगर, जहाँ का कि शासक कौन था? भानुदेव तृतीय उसका शासक था, भानुदेव थर्ड। तो वहाँ पर इसने आक्रमण किया, लेकिन इस अभियान के अंदर उसने भानुदेव जो थर्ड है उसको बुरी तरह से परास्त कर दिया। और परास्त करने के बाद आप सबको पता है कि उड़ीसा के अंदर एक जगह है पुरी, जहाँ पर कि क्या है? विश्व प्रसिद्ध एक मंदिर है जिसका नाम है जगन्नाथ मंदिर। तो इस मंदिर पर इसने हमला किया। यहाँ पर काफ़ी लूटपाट की फिरोज शाह तुगलक ने, और इस मंदिर को लूट लिया था और बुरी तरह से तोड़ फोड़ दिया था। यानी कि इस मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। कौन से मंदिर को? जगन्नाथपुरी मंदिर को। उसके बाद 1361 ईस्वी के अंदर इसने नंगरकोट पर आक्रमण किया। यह हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित एरिया है, यानी कि हिमाचल के जो हिमालय पर्वत है उससे संबंधित है नंगरकोट। वहाँ पर इसने आक्रमण किया। तो इस अभियान के अंदर भी इसने क्या किया? यहाँ पर भी काफ़ी लूटपाट की और इसको भी जीत लिया था। बढ़ते हैं आगे।
इसके अलावा देखिए जो इसके शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए थे और क्या क्या इसकी नीतियाँ रही थी, उस सभी को हम इकट्ठा एक ही जगह पर पढ़ लेते हैं। अब जो फिरोज शाह तुगलक है, जैसे ही ये शासक बना था, तो आपने देखा था कि जो किसानों का विद्रोह पहले भी हुआ था, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय के अंदर, तो उसने अपनी कुछ योजनाएं बनाई थी, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाई थी, योजनाएं असफल हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय के अंदर। और आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि किसानों को खूब ऋण वगैरह भी बांटा गया था, जिसे कि सौंदर्य ऋण या फिर एक तकावी ऋण के नाम से भी जानते, जो किसानों को ऋण दिया गया था। तो अब जो फिरोज शाह तुगलक आया, तो इसने आते ही क्या किया, जो भी किसानों को ऋण दिया गया था, यानी कि किसानों और जनता को अपने पक्ष में लेने के लिए सब काम कर रहा है कौन, फिरोज शाह तुगलक। तो इसने किसानों को जो भी ऋण दिया गया था उसको समाप्त कर दिया, जिसके अंदर की सौंदर्य ऋण भी एक था। सौंदर्य ऋण कौन सा, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल के अंदर दिया गया था। अब फिरोज शाह तुगलक ने जो उसका महालेखाकार था, यानी कि उस पद का नाम क्या था, मुशरिफ ए ममालिक पद का नाम था, और इस पद पर कौन था, फ़ख्र सदी नाम से एक व्यक्ति था। तो उसको क्या आदेश दिया कि भाई किसानों को जो भी ऋण दिया गया है उससे संबंधित जो भी दस्तावेज है, यानी कि जो भी बही लेखा है जिसके अंदर ऋण का हिसाब किताब लिखा हुआ है, तो उसको क्या करो, नष्ट कर दो। तो इसने नष्ट करवा दिए सब। तो ये काम किया, क्यों करवाया ये काम, क्योंकि एक जनता और किसानों की सहानुभूति लेना चाहता था। इसके अलावा इसने जो लगान वगैरह की दरें थी, वो जो उपज होगी, यानी कि किस हिसाब से उपज हो रही है उसके हिसाब से निश्चित कर दी। अधिक अधिक उपज होगी तो अधिक कर लगेगा, और कम होगी तो भाई कम कर लगेगा। तो इस हिसाब से इसने निश्चित कर दिया। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में हमने देखा कि जो सरकारी पद हुआ करते थे, उसने योग्यता के आधार पर भर्ती प्रारंभ करवाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। लेकिन इसने क्या किया, इन पदों को दोबारा से वंशानुगत कर दिया। वंशानुगत यानी कि जैसे पद पर कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यानी कि उस पद पर कौन आएगा, उसका बेटा, बेटा नहीं है तो दामाद आएगा, दामाद नहीं है तो दास को उसके पद पर बैठाया जा सकता है। तो ये उसने काम किया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो उसकी सेना वगैरह थी या कोई भी पद थे वो कमज़ोर हो गए, क्योंकि जो लोग नए आते थे इस वंशानुगत पद के आधार पर उतने कुशल या दक्ष नहीं होते थे, तो इस वजह से ये विभाग सब कमज़ोर हो गए। अब ये काम उसने क्यों किया था, अमीरों को खुश करने के लिए। अब अमीर कोई उसके दरबार में रहा करते थे, वो तो यही सोचते थे कि भाई हमारी मृत्यु के बाद जो मेरा बेटा है या कोई भी, तो वो इस पद पर बना रहे, तो उसको खुश करने के लिए काम किया। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आप देखेंगे कि उसने तो अमीरों को एक साइड में कर दिया था, शासन के अंदर कोई भी किस्म का हस्तक्षेप नहीं चलने देता था इनका। इसके अलावा उसने खलीफा से 2 बार पद की स्वीकृति ली। ऐसा काम उसने नहीं किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऐसी किसी भी प्रकार की अनुमति उसके द्वारा नहीं ली गई थी, तो इसने 2 बार अनुमति ली। इसके अलावा अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। खुतबा यानी कि अपनी प्रशंसा में, जैसे मस्जिदों के अंदर प्रशंसा पत्र पढ़वाया जाता है जिसमें राजा की उपलब्धियों का उल्लेख किया जाता है, तो इसने ये काम भी किया, खुतबा पढ़वाया इसने। इसके बाद आम जनता को खुश करने के लिए क्या किया, उस समय के अंदर जो भी कठोर दंड दिए जाते थे उनको मानवीय बना दिया, यानी कि उनको आसान कर दिया। अब ये खतरनाक तरीके के दंड नहीं दिए जाते थे कि भाई हाथ पैर काट लिया जाए या कुछ भी, तो ये दंड नहीं दिए जाते थे। इसके अलावा जो भी इसके समय काल के अंदर इसके कोई विरोधी रहे थे, तो उनको भी क्या किया, इसने माफ़ कर दिया, माफ़ भी किया। इसके अलावा दरबार के अंदर भी उनको दोबारा से अपने पदों पर स्थापित किया इसने। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप देखेंगे, इसने जो धार्मिक नीति अपनाई थी वो बेहद ही कट्टर धार्मिक नीति थी। यानी कि उलेमाओं को, उलेमा कौन होते हैं, जो धार्मिक रूप से जो सक्षम व्यक्ति होते हैं, यानी कि जिनको धर्म वगैरह की पूरी नॉलेज होती है, इस्लाम धर्म की, उनको उलेमा कह देते हैं, मौलवी या फिर इस टाइप से। तो उनको खुश करने के लिए इसने क्या किया कि जो हिंदुओं के प्रति इसकी जो वो थी नीति थी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, काफ़ी कठोर नीति अपनाई थी इसने हिंदुओं के लिए। अब देखिए उलेमाओं को प्रसन्न करने के लिए इसने क्या किया, जो मुस्लिम महिलाएं थी उनके ऊपर रोक लगा दी कि भाई आप किसी भी किस्म की दरगाह या फिर जो पीरों की मज़ार होती है वहाँ पर नहीं जाओगी। इसके अलावा पर्दा वगैरह निकाल कर रखोगी, घूंघट में रहना आपको। तो ये उसने ये अनिवार्य बना दिया था जो मुस्लिम स्त्रियाँ थी उसके लिए। और उलेमाओं को खुश करने के लिए क्या किया था, नई नई मस्जिदों का निर्माण करवाया और मदरसों का निर्माण करवाया जहाँ पर कि धार्मिक शिक्षाएँ दी जाती थी। और इसने अपने जो प्रशासन का आधार था वो किसको घोषित किया, शरीयत को घोषित किया। यानी कि जो प्रशासन का आधार था वो कुरान और हदीस, उनको बनाया गया, शरीयत को बनाया गया। और आधार ही नहीं बनाया बल्कि व्यवहार में भी उसको लागू किया गया।
और ये ऐसा लागू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। ये आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन सा था जिसने कि शरीयत को अपने प्रशासन का आधार बनाया, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। ये काम किया। इसके अलावा देखिए जो न्याय व्यवस्था थी वहाँ पर इसने दोबारा, इससे क्या हुआ इन सब की वजह से, अब देखिए कितना बढ़ावा दे रहा है, जो उलेमा वर्ग है उसको बहुत ज़्यादा ये बढ़ावा दे रहा है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो न्याय वर्ग है या फिर जो पूरा का पूरा दरबार है वहाँ पर धर्म गुरु यानी कि जो उलेमा वर्ग है इसका प्रभुत्व स्थापित हो गया इसकी वजह से। इसके अलावा इसने जनता के हित के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण काम किए, जैसे कि उस समय के अंदर बहुत टाइप के कर लिए जाते थे, यानी कि 24 कर तो ऐसे थे दो जो कि आम जनता के शोषण के लिए ही लिए जाते थे। तो इसने क्या किया था, ऐसे 24 करों को समाप्त कर दिया जाता था जिससे कि आम जन को नुकसान पहुंच रहा था। अब ये कर समाप्त करने के बाद केवल इसने 4 ही किस्म के कर लागू किए, जिसके अंदर की एक तो था खराज था। खराज यानी कि लगान, जो कि भूमि के राजस्व से जो कर वसूला जाता था उसको खराज बोल देते हैं। उसके अलावा दूसरा खम्स था। खम्स यानी कि जैसे कहीं पर आक्रमण किया, जो भी सामान वहाँ से लूट पाट कर लाया जाता था उसको खम्स कर बोलते थे। तो अलाउद्दीन के समय काल में आपने देखा कि 80% तो राजा रखेगा, बाकी का जो 20% है वो सेना के अंदर वितरित कर दिया जाएगा। तो इसने जो है खम्स कर इसको लागू कर दिया था। इसके अलावा जजिया कर, जजिया कर के बारे में आपको काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ। जजिया कर यानी कि एक धार्मिक कर था, जो कि जैसे मुस्लिम राज्य के अंदर जो गैर मुस्लिम जनता रहती थी उनसे लिया जाता था ये कर। तो जजिया कर के बारे में इसने विशेष क्या किया, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि इसने पहली बार जो है हिंदुओं के अंदर जो ब्राह्मण होते थे उनके ऊपर पहली बार इसने जजिया कर आरोपित किया, तो जजिया कर लगा दिया। इसके अलावा देखिए जो अगला कर है वो है जक़ात। जक़ात कर, अब ये कौन सा था, जक़ात कर ऐसा कर होता था कि भाई कुछ परसेंट, जैसे अमीर लोगों की जो भी इनकम होती थी उसके अंदर से इसने निर्धारित कर दिया था कि 2.5% का, जो 2.5% पैसा है वो क्या करेंगे कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जैसे कि भाई कोई अपाहिज है, कोई विधवा स्त्री हो गई, या कोई भी जो समाज के जो उत्थान के लिए कार्य है उसके अंदर खर्च करेंगे, जो अमीर व्यक्ति है उनके लिए ये अनिवार्य कर दिया था जक़ात कर 2.5%। तो इसने ये जक़ात कर ये भी लागू कर दिया था। ठीक है, तो उसके ये इसने 24 करों को समाप्त करके उनकी जगह पर केवल ये 4 जो कर मैंने आपको बताइए इसने लागू कर दिए थे। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में मैंने बताया था कि उसने अपने प्रशासन के अंदर बहुत सारे हिंदुओं को और विदेशी नागरिकों को भी सम्मिलित किया था, लेकिन इसने क्या किया, इसने काफ़ी सीमित कर दिया था, यानी कि बहुत ज़्यादा कम कर दिए थे। ये हिंदुओं वगैरह की प्रति इसकी नीति अच्छी नहीं थी, तो इसके प्रशासन में देखेंगे कि हिंदू जो है वो बेहद कम मिला करते थे। बढ़ते हैं आगे, इसकी और क्या क्या नीतियाँ रहीं। अब देखिए उलेमाओं के आदेश से, जो उलेमा वर्ग है उन्होंने, उनके आदेश से इसने क्या किया कि जो सिंचाई व्यवस्था थी, जो कि किसानों के लिए सिंचाई की इसने व्यवस्था उपलब्ध करवाई थी, तो उसके ऊपर भी एक कर लगा दिया, जिसे कि हम सिंचाई कर भी बोल सकते हैं या फिर शर्ब भी बोला जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली जो सल्तनत काल के अंदर शर्ब कर कौन सा कर हुआ करता था, तो वो कर कौन सा था, जो कि सिंचाई पर लिया जाता था। और कितना लिया जाता था, ये जो टोटल उपज होगी उसका 1/10 भाग ये वसूला जाता था, 1/10वां भाग। इसके अलावा इसके महत्वपूर्ण कार्यों में आप देखिए इसने जो फिरोज शाह तुगलक, इसने 5 बड़ी नहरों का भी निर्माण करवाया, जिसके अंदर की जो पहली थी देखिए यमुना नदी से लेकर हिसार हरियाणा तक, उसके बाद सतलुज नदी से घग्गर नदी तक, सिरमौर की पहाड़ी से लेकर हांसी कहाँ पे, हरियाणा में, वहाँ तक, घग्गर से फिरोजाबाद तक और यमुना से फिरोजाबाद तक, ये महत्वपूर्ण इसकी नहरें थी, इसका इसने निर्माण कार्य करवाया। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आपने देखा था कि कारखानों की स्थापना प्रारंभ हो गई थी, लेकिन जो कारखानों का जो विकास था वो किसके समय काल में प्रारंभ हुआ, वो फिरोज शाह तुगलक के समय काल के अंदर प्रारंभ हुआ था ये काम। और इसने क्या किया था, जो भी कारखाने स्थापित किए गए थे वहाँ पर अपने गुलामों की नियुक्ति भी की जाती थी, और जो गुलाम थे उसको इसी एवज में क्या दिया जाता था, उनको वेतन प्रदान किया जाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत काल में सर्वाधिक कारखानों का विकास किस शासक के काल में हुआ था, तो वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। और इसके अलावा इसने देखिए काफ़ी किस्म के बाग बगीचे भी लगवाए थे, और जो फलों के बगीचों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था, और कहा था कि भाई बाहर के देशों में अगर भेजना तो ज़्यादा से ज़्यादा फल भेजे जाए यहाँ की, ताकि राज्य को आमदनी हो सके। तो फलों के निर्यात पर इसने काफ़ी बल दिया था।
इसके अलावा ये जो खुद था ये अंगूर खाने का काफ़ी शौकीन था और इसने ऐसे बहुत सारे बाग भी लगाए थे जहाँ पर कि अंगूरों की जो है अलग अलग के किस्में उगाई जाती थी। तो ये इसके समय काल की घटना थी। एक और महत्वपूर्ण घटना है, एक देखिए ज्वालामुखी मंदिर है हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो वहाँ पर इसने आक्रमण किया था और क्या किया था, इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। और नष्ट करने के बाद एक काम इसने अच्छा किया था कि वहाँ पर जितने भी ग्रंथ रखे हुए थे जो कि संस्कृत भाषा के अंदर लिखे हुए थे, तो उसने क्या क्या किया, कुछ ग्रंथों का इसने फारसी भाषा के अंदर अनुवाद करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अब देखिए जी एग्जाम्पल के तौर पर इसने एक फारसी अनुवाद का नाम है दलालत ए फिरोज शाही, एक ग्रंथ था ये जो कि दर्शन शास्त्र और जो नक्षत्र विज्ञान होता है उसके ऊपर ये आधारित था। तो इसका फारसी के अंदर अनुवाद करवाया था इसने, ये महत्वपूर्ण काम किया था। और ये अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? आजुद्दीन खालिद खानी नाम का एक व्यक्ति था, विद्वान था, उसके द्वारा ये अनुवाद किया गया था। इसके बाद देखिए जो फिरोज शाह तुगलक है इसने कुछ नए नगरों की भी स्थापना की थी, जिसके अंदर से कि महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से थे, जैसे कि हिसार था हरियाणा के अंदर, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद ये भी हरियाणा के अंदर, जौनपुर हो गया, फिरोजपुर, इन सब की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? जौनपुर यूपी के अंदर है, तो ये स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। अब महत्वपूर्ण ये है कि जो जौनपुर है इसकी स्थापना इसने किसकी याद में करवाई थी? जो इसका चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी याद में इसने जौनपुर नगर को बसाया था। इसके अलावा देखिए दो जगह है खिजराबाद और मेरठ, यहाँ पर क्या हुआ था, अशोक स्तंभ लगे हुए थे, यानी कि सम्राट अशोक के एक समय काल के अंदर यहाँ पर दो लौह स्तंभ लगाए गए थे। तो इसने क्या किया, यहाँ से वो दो लौह स्तंभ उखाड़ कर ये दिल्ली में ले आया और दिल्ली के अंदर इसने वो स्थापित करवा दिए थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जन कल्याण के लिए भी इसने महत्वपूर्ण कुछ विभागों की स्थापना की थी, जैसे कि रोजगार दफ्तर, लोगों को रोजगार प्राप्त करने के लिए रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी। दीवान खैरात, दीवान खैरात यानी कि यहाँ पर क्या होता था, जो गरीब लोग होते थे, कोई कोई विधवा मुस्लिम महिलाएं हैं, उनके लिए कोई काम करना है, गरीबों की शादियाँ वगैरह करवानी है, तो वहाँ पर ये काम किए जाते थे दीवान खैरात के अंदर। एक दारुल सफ़ा भी इसने खोला था, यानी कि हॉस्पिटल को कहा जाता है, अस्पताल का निर्माण किया था दारुल सफ़ा का। तो यहाँ पर क्या किया जाता था, गरीब लोगों का निःशुल्क जो है इलाज करवाया जाता था। इसके अलावा देखिए इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल के अंदर क्या क्या काम किए थे, ये मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत सारे मदरसा वगैरह का इसने निर्माण किया था। इसके अलावा इसने देखो कुतुब मीनार की जो है मरम्मत भी करवाई थी, कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा इल्तुतमिश ने जो बनवाए थे नासिरिया मदरसा, हौजिया शमशी की मरम्मत भी करवाई। तो ये काम किसके द्वारा कराए गए थे? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो इसके कुछ कल्याणकारी कामों के अंदर ये शामिल होते हैं। इसके अलावा इसने दासों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसके फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में क्या हुआ था कि जो दासों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1,80,000 के करीब इसके समय काल में दास हुआ करते थे। तो इतनी अधिक संख्या होने के बाद इसने क्या किया था कि ये जो दास है ना, इनकी देखभाल के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना करवाई थी, जिसे कि दीवान बंदगान के नाम से जाना जाता है। अब दीवान बंदगान का क्या काम था? जितने भी दास थे उनकी देखभाल के लिए ये। अब कुछ दास प्रांतों में भेज दिए इसने और कुछ दास को केंद्र के अंदर रखा, और दासों के लिए इसने और भी क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई, जैसे कि उनको वेतन दिया जाने लगा। वो कारखाने वगैरह में भी इनको पद दिया जाता था जहाँ पर इनको वेतन दिया जाता था। इसके अलावा भूमि वगैरह भी प्रदान की जाती थी। जो दास थे उनको अच्छी अच्छी वो ट्रेनिंग दी जाती थी, जैसे कि दस्तकारी, चित्रकारी वगैरह, ये सब कामों की प्रैक्टिस करवाता था ये, ताकि ये कहीं पर रोज़गार कर सके। और रोज़गार के लिए मैंने आपको बताया कि इसने कि रोज़गार दफ्तर की भी स्थापना करवाई थी। तो ये इसके जो है दासों के लिए महत्वपूर्ण काम थे, दासों के यानी कि उत्थान के लिए भी इसने काफ़ी काम किए थे। और इसके शासनकाल के अंदर देखिए इसके दरबार के अंदर दो महत्वपूर्ण ही विद्वान रहा करते थे, जिसके अंदर एक तो है जियाउद्दीन बरनी और शम्स सिराज अफीफ। ये इसके दरबार में महत्वपूर्ण दरबारी थे जो कि इसके शासनकाल में रहा करते थे। जो जियाउद्दीन बरनी है इसने दो महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी है, ये याद रखेंगे एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि फतवा ए जहांगीरी, जहांदारी और तारीख ए फिरोज शाही। अगर पूछ लिया जाए कि तारीख ए फिरोज शाही का जो लेखक है वो कौन है, तो वो कौन है? जियाउद्दीन बरनी।
इसके अलावा इसने देखिए जल घड़ी का भी आविष्कार किया था, किसने? फिरोज शाह खिलजी ने। और ये लिखने में भी इसकी काफ़ी रुचि थी, साहित्य वगैरह में काफ़ी रुचि लेता था ये फिरोज शाह तुगलक। तो उसी का नतीजा है कि इसने अपनी आत्मकथा, जिसे कि फतुवत ए फिरोज शाही के नाम से जानते हैं, वो भी इसके द्वारा लिखी गई है। पूछ लिया जाता है कि फतुवत ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है, तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। इसके अलावा इसने अपने शासनकाल के अंदर तांबा और चांदी दोनों धातुओं को मिलाकर मिश्रित रूप से एक सिक्का जारी करवाया, जिसे क्या कहा जाता था? अद्दा या फिर मिस्र के नाम से जाना जाता था। फिरोज शाह जो तुगलक है, उसने एक नया सिक्का भी चलवाया था, जो कि 6 जित्तल का हुआ करता था। इल्तुतमिश के समय काल में आपने पढ़ा था कि 2 मुद्राएं चलाई थी, जित्तल और टंका। तो इसने क्या किया था? 6 जित्तल के बराबर का एक सिक्का चलवाया था, जिसे कि शंशगानी के नाम से जाना जाता है। और देखिए फिरोज शाह तुगलक ने अपने आप को क्या बुलाया, सिक्कों पर क्या लिखवाया था? खलीफा का नाइब, या फिर खलीफा का नाम इसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। अब इसकी कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं वास्तव में जैसे बहुत अच्छी थी, आम जन के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। इसलिए जो इतिहासकार है, जैसे कि हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन, इन्होंने क्या कहा है फिरोज शाह तुगलक को? सल्तनत काल का अकबर कहा है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि सल्तनत काल का अकबर किसे कहा गया है, तो किसको कहा गया है? फिरोज शाह तुगलक को कहा गया है। तो ये इसके समय के महत्वपूर्ण काम थे। बाद के अंदर आप देखेंगे कि 1388 ईस्वी के अंदर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास, जो कि थी फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट। तो निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।